गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी आप लोग केमिस्ट्री इन डेली लाइफ पढ़ रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग अपना पूरा सहयोग दीजिए और आगे की टॉपिक पर ध्यान दीजिए। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक, ट्रांसकुलाइजर्स इत्यादि की बात किए थे। एंटीबायोटिक के बारे में हम बतलाए थे कि एंटीबायोटिक को ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है जो मुख्यतः माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेक्रेशन होता है, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेक्रेशन को सिंथेसाइज रूप में हमें ओरली लेते हैं। और एंटीबायोटिक का मुख्य कार्य क्या है? ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उत्पन्न होने वाली बीमारियों को या तो पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं या उनके प्रभाव को रोकथाम करते हैं। अर्थात एंटीबायोटिक्स का बिहेवियर 2 टाइप्स का था, जिसमें हमने एक की बात की थी। एक को क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक जो बैक्टीरियोस्टैटिक प्रकृति के थे, जिनका काम क्या था सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि को रोक देना, और दूसरा था बैक्टीरियोसाइटिक, जिसमें हमने बताया था कि ऐसे पदार्थ जो होते हैं जो मुख्यतः सूक्ष्म जीवियों का विनाश कर देते हैं। इसके बाद ये भी हम कहे थे कि एंटीबायोटिक्स को किस प्रकार बैक्टीरिया पर इफेक्ट करता है, उनके नेचर क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव है। इनके आधार पर उन्हें 2 श्रेणियों में बांटे थे। एक को हमने कहा था ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और दूसरे को बताया था नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की बात की गई थी। हमने बताया था कि ऐसे एंटीबायोटिक का जो रेंज होता है ये विस्तृत होता है, अर्थात ऐसे सब्सटेंस का प्रयोग हम लोग कई प्रकार की बीमारियों के इन्फेक्शन को दूर करने में कर सकते हैं। जबकि नैरो स्पेक्ट्रम की बात की गई, इसमें खासकर हमने बताया कि ऐसे एंटीबायोटिक का प्रयोग एक सूक्ष्मजीवी या एक तरह की बीमारी के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जहां हम बात किए थे कि क्लोरामफेनिकोल, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन इत्यादि का बिहेवियर एंटी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की तरह है, जबकि पेनिसिलिन जी, हमारे बुक में पेनिसिलिन जी की ही बात की गई है, जिनका बिहेवियर नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के रूप में की गई थी। आज हम इस नए टॉपिक पर एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट की बात करेंगे। एंटीसेप्टिक को हम हिंदी में प्रतिरोधी कहते हैं और डिसइंफेक्टेंट को विसंक्रामक कहा जाता है। एंटीसेप्टिक, हालांकि बिहार बोर्ड में आपसे प्रश्न आएगा तो वह कभी भी प्रतिरोधी या विसंक्रामक की बात नहीं करेगा, और जब भी पूछता है तो ये एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की बात करेगी। अब सबसे पहले है कि व्हाट इज एंटीसेप्टिक, ये एंटीसेप्टिक होते क्या हैं या डिसइंफेक्टेंट्स क्या है। एंटीसेप्टिक्स तथा डिसइंफेक्टेंट वैसे केमिकल कंपाउंड है जिनका भी वर्क ऑफ फंक्शन एंटीबायोटिक की तरह ही है। ये भी सूक्ष्म जीवियों को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारकर या उनकी वृद्धि को रोक कर रोग को खत्म कर देते हैं। लेकिन दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है
कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं उनका प्रयोग ओरली किया जाता है। कहने का मतलब उनको हम एंटीबायोटिक को हम जिस तरह से दवा लेते हैं मुख के द्वारा उस तरह से लिया जाता है। लेकिन एंटीसेप्टिक का प्रयोग ये हमेशा ध्यान में रखना है, कभी भी एंटीसेप्टिक का प्रयोग ओरली नहीं किया जाता है। इन्हें कभी भी हम खाते नहीं हैं, बल्कि इनका प्रयोग जो होता है ये बाह्य लिविंग टिश्यू, एक्सटर्नल लिविंग टिश्यू, सजीव ऊतकों पर होता है। लिविंग टिश्यू मतलब सजीव, टिश्यू का मतलब ऊतक होता है, सजीव ऊतकों पर होता है। कहने का अर्थ ये है कि जिस जगह पर चाहे स्किन का कोई भी पार्ट हो, उस पार्ट पर अगर चोट चपेट इत्यादि, कटा हुआ घाव या किसी प्रकार की अन्य तरह की बीमारी अगर हो जाती है तो इनके उपचार में इसे लोशन के रूप में हम बाहर से प्रयोग करते हैं। और समझिए एंटीसेप्टिक हमने कहा क्या कि एंटीसेप्टिक का प्रयोग कभी भी ओरली नहीं किया जाता है। इनका प्रयोग हम क्या है आउटर लेयर पर लिविंग टिश्यू पर करते हैं। ये क्या क्या इनका काम क्या है, इनको कैसे प्रयोग में करते हैं। घाव, कटा हुआ स्थान या स्किन के सतह पर जो भी बीमारियां उत्पन्न होती है उन पर के बाहरी उपचार में इनका प्रयोग किया जाता है। ये एंटीसेप्टिक है क्या? कौन कौन से एंटीसेप्टिक है आप लोग जानते हो? सोफ्रामाइसिन जब जल जाता है तो इसमें क्या है, सोफ्रामाइसिन का हम लोग यूज करते हैं। इसी प्रकार से क्या है फुरासिन, इसी तरह से क्या है आयोडेक्स, दर्द वगैरह होता है आयोडेक्स का प्रयोग करते हैं। आपसे एक प्रश्न जो पूछा जाता है, व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन? आयोडीन का टिंचर किसको कहते हैं? ये पहले ही बता चुके हैं कि इस टॉपिक में कुछ खास दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ जो भी बता रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिएगा तो आप देखिएगा कि ऐसे प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे और आसानी से इसमें हम नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए याद करने का टॉपिक है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए, हल्का टॉपिक है। आज हम बात कर रहे हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। आयोडीन का टिंचर या जिसको आयोडेक्स भी आप कहते हैं, ये टिंचर ऑफ आयोडीन में क्या पाया जाता है? तो टिंचर ऑफ आयोडीन में 2 से 3% आयोडीन का क्या है, जलीय विलयन है। अब आपसे इसी तरह से हमने कहा क्या कि डिटॉल का भी व्यवहार किसकी तरह होता है, एंटीसेप्टिक की तरह होता है। डिटॉल का कॉम्बिनेशन क्या है? जो डिटॉल हम लोग प्रतिदिन यूज करते हैं, इन्हें कभी भी पिया नहीं जाता है, आप लोग जानते हो। इनका व्यवहार जब भी हम चोट चपेट लगता है उसका लिविंग टिश्यू पर बाय प्रयोग करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि डिटॉल का कॉम्बिनेशन क्या है, डिटॉल किस कंपाउंड से बना हुआ है? डिटॉल का कॉम्बिनेशन क्या है? एक कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोजाइलिनॉल और दूसरा कंपाउंड जो है टर्पेनॉल। सुनिए, पुनः सुनिए, डिटॉल क्या है, कॉम्बिनेशन किसका है? क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पेनॉल का मिश्रण है। जरा क्लोरोजाइलिनॉल के स्ट्रक्चर पर ध्यान दें, ध्यान दे रहे हैं। यहाँ देखिए बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में OH है, अल्कोहल होना है जरूरी है OH, और इसके 3 और 5 पोजीशन पर क्या है, CH3 जुड़ा हुआ है। एक ही कंपाउंड में 2 बार अगर आ रहा है CH3 तो इसको हम जाइलिन कहते हैं। यहाँ पर देखिए 3 पोजीशन पर और 5 पोजीशन, दोनों ही पोजीशन पर CH3 आया है और इसके 4 पोजीशन पर क्या है, Cl है। देखिए स्ट्रक्चर स्थान से देखिए OH वो हम इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट पोजीशन पर है, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में तीसरी
और 5वीं पोजीशन पर CH3 जो ग्रुप है और Cl जो है 4th पोजीशन पर है। इसलिए इस कंपाउंड को हम क्या कह सकते हैं, इस कंपाउंड को बोल रहे हैं क्लोरोजाइलिनॉल। दूसरा स्ट्रक्चर है, इस कंपाउंड का नाम है टर्पिनॉल। टर्पिनॉल में आप देखिए, इस कंपाउंड में यह एक टर्पिनॉल एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि ये हकल रूल का पालन नहीं करता है। हकल रूल का मतलब एरोमेटिसिटी के पालन करने के लिए क्लोज रिंग में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक है। पहले समझिए, अगर क्लोज रिंग की संख्या 1 है तो n बराबर 1 और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4 +2 6, अर्थात अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड उपस्थित है तो वह कंपाउंड क्लोज रिंग है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड उपस्थित है तो वह कंपाउंड क्या है, बेंजीन, या इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। लेकिन इस टर्पिनॉल में एक ही डबल बॉन्ड है और देखिए इसके जो है साइक्लोहेक्सीन हम बोलेंगे। इस साइक्लोहेक्सीन से हमारा नीचे में क्या जुड़ा है, इस कार्बन से दोनों CH3 और Cl क्या है, जुड़े हुए हैं। इसलिए इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्पिनॉल। तो डिटॉल किसका किसका कॉम्बिनेशन है, समझ लीजिए, क्लोरोजाइनिनॉल और टर्पिनॉल। हालांकि कहा जाए तो ये स्ट्रक्चर कभी पूछता नहीं है, लेकिन ये नाम जरूर पूछता है। ठीक है, आगे हम बात कर रहे थे टिंचर ऑफ आयोडीन की बात। जैसा हमने कहा कि टिंचर ऑफ आयोडीन भी एक शक्तिशाली एंटीसेप्टिक है, जिसमें अभी हमने कहा कि 2 से 3% आयोडीन है, प्लस इसमें अल्कोहलिक वाटर, अल्कोहल के साथ साथ वाटर का मिश्रण होता है। आपसे पूछा जाए तो अल्कोहल प्लस वाटर और उसमें क्या है 2 से 3% आयोडीन का मिश्रण हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं। फिर से समझिए, टिंचर ऑफ आयोडीन एक एंटीसेप्टिक है जिसमें अल्कोहल प्लस वाटर के साथ उस सॉल्यूशन में 2 से 3% आयोडीन प्रेजेंट है। बिहार बोर्ड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपसे पूछता है कि अगर आयोडोफॉर्म का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं तो इसमें एंटीसेप्टिक का गुण किस कारण से मौजूद होता है। आयोडोफॉर्म के कारण होता है, इनके आयोडीन मुक्त करने के कारण होता है, या आयोडोफॉर्म और आयोडीन के कारण होता है। आप ध्यान में दीजिए, फिर से पुनः हम बता रहे हैं कि आयोडोफॉर्म का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, जिसमें एंटीसेप्टिक का गुण आयोडीन मुक्त करने के कारण होता है। आयोडोफॉर्म में आयोडीन मुक्त करने के कारण ही इनका बिहेवियर कैसा होता है, एंटीसेप्टिक बिहेवियर होता है। तो यहाँ 2-3 प्रश्न आ गया कि आयोडोफॉर्म में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी किसके कारण होता है। याद रखिए, आयोडीन मुक्त करने के कारण होता है। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है भाई, तो 2 से 3% आयोडीन अल्कोहल वाटर का मिश्रण है। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कि आंखों में भी क्या एंटीसेप्टिक का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है। ये जो देखते हैं बोरिक एसिड का सूत्र है H3BO3 का डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जल घोलक, सोलवेंट क्या है, वाटर है, और इसका कंसंट्रेशन कम, लोअर कंसंट्रेशन रखेंगे, अर्थात इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी भी H3BO3 है, सॉरी, जो आंखों का बिग एंटीसेप्टिक है। तो अभी हम लोगों ने देखा क्या कि सूक्ष्म जीवियों के प्रभाव को नष्ट करने के लिए कुछ पदार्थ जो ओरली व्यवहार करते हैं उसको हमने एंटीबायोटिक कहा, और जिनका व्यवहार लिविंग टिश्यू पर किया जाता है, एक्सटर्नल यूज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक कहते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। आगे की ओर हम चलते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स। हिंदी में इसको कहा जाता है विसंक्रामक।
व्हाट इज डिसइंफेक्टेंट? डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या है? डिसइंफेक्टेंट वैसे केमिकल कंपाउंड को कहते हैं जिनका प्रयोग हम निर्जीव वस्तुओं पर करते हैं। मतलब यहाँ लिविंग टिश्यू की बात नहीं की जा रही है, बल्कि यहाँ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। जैसे फ्लोर्स को साफ करने में छत को साफ करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, नाली है, या मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, या आप देख रहे हो अभी कोरोना टाइम में क्या है, कपड़ों को अगर हम क्या करते हैं, इसको स्टरलाइज करते हैं, तो ऐसी अवस्था में भी हम डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी देख रहे हैं कि इथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है सैनिटाइजेशन में, इथेनॉल का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो सूक्ष्म जीवियों के प्रभाव के मुक्त करने के लिए निर्जीव वस्तुओं को, दोनों में अंतर क्या है कि दिस एंटीसेप्टिक जो है लिविंग टिश्यू पर व्यवहार होता है, और डिसइंफेक्टेंट जो है जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर होता है। जैसे अब जैसे डीडीटी का भी हम व्यवहार करते हैं, इसी तरह से गैमेक्सिन, फिनॉल, लाइजॉल इत्यादि, ये सब क्या है? डिसइंफेक्टेंट है। फिर से समझिए, डिसइंफेक्टेंट क्या है? वैसे केमिकल कंपाउंड्स को कहते हैं जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुक्त कर देता है, फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके लिए जिस सब्सटेंस को हम यूज में लाते हैं उसे हम डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। जैसे कई डिसइंफेक्टेंट है, लाइजोल हो गया, गैमेक्सिन है, लाइजोल, फिनॉल है, डिटॉल का भी व्यवहार कर सकते हैं। देखते हैं कि अब आपसे पूछा जाए कि क्या एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट की तरह व्यवहार कर सकता है? बिल्कुल। कंसंट्रेशन के वेरिएशन से कुछ पदार्थों का, कुछ जो सब्सटेंस है उनका मेडिकली बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। कहने का अर्थ क्या है? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका व्यवहार हम एंटीसेप्टिक की तरह करते हैं, और उनका व्यवहार डिसइंफेक्टेंट की तरह भी होता है। ऐसे सांद्रता के परिवर्तन से, अभी हमने कहा कि कंसंट्रेशन का अगर हम वेरिएशन कर देते हैं तो पदार्थ का व्यवहार भी क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर बात किया जाए तो इसका आप लोग उदाहरण डिटॉल का ले सकते हैं, फिनॉल का ले सकते हैं। अगर कम क्वांटिटी, बहुत लेस क्वांटिटी की बात किया जाए, 0.2% फिनॉल का अगर हम एक सॉल्यूशन लेते हैं तो ऐसी अवस्था में इसका व्यवहार एंटीसेप्टिक की तरह होता है। लेकिन इसी सब्सटेंस का अगर 1% जलीय विलयन लेते हैं तो इसका व्यवहार डिसइंफेक्टेंट की तरह होता है। कहने का अर्थ यह है कि एक ही पदार्थ को हम निर्जीव वस्तु पर भी अप्लाई कर सकते हैं और सजीव वस्तु को भी सजीव टिश्यू पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखना है कि अगर कंसंट्रेशन क्या होता है? कम रहेगा तो उसका व्यवहार क्या होगा? एंटीसेप्टिक की तरह होगा। और अगर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? अधिक होगा, तो वही पदार्थ डिसइंफेक्टेंट, विसंक्रामक की तरह व्यवहार करते हैं। आप लोग जानते हो कि पानी वगैरह में क्लोरीन का, ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर भी का व्यवहार जो है डिसइंफेक्टेंट की तरह होता है। यहाँ हम बता रहे हैं कि 0.2 to 0.4 ppm, पहले भी बात किए थे सॉल्यूशन में, ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। 0.2 to 0.4 10⁻⁶ पार्ट है, उसमें मात्र 0.2 या 0.4 अगर क्वांटिटी है, तो अगर इस तरह से कंसंट्रेशन में मौजूद है पदार्थ, तो भी वह पदार्थ क्या है? डिसइंफेक्टेंट की तरह व्यवहार होता है। तो शॉर्टली इसका दोनों का सारांश आपका क्या हो गया है? सिंपली बोल सकते हैं कि डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग हम लिविंग टिश्यू पर करते हैं, और क्या है? एंटीसेप्टिक का प्रयोग
लिविंग टिश्यू पर, सॉरी, नॉन लिविंग पर डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग करते हैं और लिविंग पर क्या है, एंटीसेप्टिक का प्रयोग करते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये हमारा डिसइंफेक्टेंट की बात किया जाए। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको एंटा एसिड्स कहा जाता है, एंट एसिड कहते हैं। एंट एसिड, जो आप कहते हो कि अम्लीयता को के उपचार के लिए कि अगर किसी पेशेंट को एसिडिटी हो गया है तो उसके एसिडिटी को खत्म करने के लिए जिस पदार्थ का हम व्यवहार करते हैं वैसे पदार्थ को एंटा एसिड कहते हैं। मतलब अम्लीयता की समस्या को दूर करने के लिए जिस केमिकल सब्सटेंस का व्यवहार करते हैं वैसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एंटा एसिड कहते हैं। आप लोग ये जान जाओ कि हमारे शरीर में स्टोमिक होता है। स्टोमिक को हम लोग हिंदी में यकृत कहते हैं और इस यकृत में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सेक्रेशन होता है ना, HCl का सेक्रेशन होता है। अब ये HCl का सेक्रेशन अगर नहीं हो तो जिस तरह से हम लोग जो किसी भी सब्सटेंस को खा लेते हैं उसके बाद हम लोगों का बीमार पड़ना क्या है, बिल्कुल ही नेसेसरी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली हमारे शरीर में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये भी का जब सेक्रेशन होता है तो यह HCl जो है बाहर से आने वाले सूक्ष्म जीवियों को मार देते हैं। और हम लोग अगर भूखे पेट बहुत देर तक रहते हैं और चूंकि ये क्या है, वॉलेंटरी एक्टिविटी है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे शरीर का स्टोमिक जो है HCl का सेक्रेशन करता है, तो इस HCl की सांद्रता आप जानते हैं कि अगर खाली पेट में है तो अधिक रहने के कारण वो स्टोमिक के जो बाहरी के अंदर का टिश्यू है उसको घायल कर अल्सर उत्पन्न कर सकता है। और ऐसी अवस्था में अम्लीयता के कारण कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। अतः हम बस इतना ही बताना चाह रहे हैं कि एसिडिटी के उपचार में डिक्स ड्रग्स का उपयोग किया जाता है। उस ड्रग्स को हम क्या कहते हैं, एंटा एसिड्स कहते हैं सामान्यतः। अब देखिए एंटा एसिड्स में कैसे सब्सटेंस होते हैं, यहाँ HCl है और इस HCl को न्यूट्रलाइज करना है, तो ऐसी अवस्था में किसका व्यवहार करेंगे, ऐसी अवस्था में हम वैसे सब्सटेंस का व्यवहार करेंगे जिसका बिहेवियर कैसा होगा, बेसिक होगा। तो देखिए सामान्यतः एसिडिटी के ट्रीटमेंट में कैसा है, बेसिक सब्सटेंस का व्यवहार करते हैं। ये सब्सटेंस क्या क्या हो सकता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 या मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम और जिसको आप लोग कहते हैं इनो, जिसमें एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड होता है। और इस तरह से हमने ना देखा कि एसिडिटी को हम सब सामान्यतः बेसिक सब्सटेंस के लेकर खत्म कर सकते हैं। उदाहरण के लिए क्या क्या है, रेनिटिडी, सब नाम क्या है, रेनिटिडी, इसी को हम आजकल बहुत ही कॉमन नाम है, इसको जिनटेक बोलते हैं, है ना, जेनटेक। इसी तरह से एसिलॉक हो गया, पैन40 हो गया इत्यादि, पैन40 इत्यादि। इस तरह से हम लोगों ने देखा क्या कि आज की टॉपिक जो है हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्या है, एंटीहिस्टामिन्स की बात करते हैं। अभी हमने कहा कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एसिडिटी को खत्म करने के लिए व्यवहार में लाते हैं। और एसिडिटी खत्म करने के लिए कैसा कंपाउंड होना चाहिए भाई, तो बेसिक कंपाउंड होना चाहिए। अभी हम बात करते हैं एंटीहिस्टामिन्स। व्हाट इज एंटीहिस्टामिन्स? अब ये एक नया टर्म आ गया, हिस्टामिन्स। हिस्टामिन क्या है? हिस्टामिन एक बहुत ही पावरफुल वैसोडाइलेटर है। वैसोडाइलेटर है मतलब क्या,
वैसोडाइलेटर है, ये डायलेट कर देता है सिस्टम को, वेनस सिस्टम को। तो हिस्टामिन क्या है? एक पोटेंट वैसोडाइलेटर है, और इस हिस्टामिन के कारण क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए। देखिए हिस्टामिन के कारण क्या क्या हो सकता है। नेजल कंजेशन, कॉमन कोल्ड, नाक में जिसको खुजली आप बोलते हैं, कॉमन कोल्ड, एलर्जिक रिस्पॉन्स, जैसे फूल वगैरह या पॉलन से किसी किसी को क्या हो जाता है, एलर्जी हो जाता है। फिर से समझिए, इनका काम क्या है, वैसोडाइलेटर है, डायलेट कर देना है। ये क्या है, इसका क्या है, नेजल कंजेशन, नाक में क्या करता है, कंजेशन करता है। कॉमन कोल्ड में देखते हैं छींक, एलर्जिक वगैरह ऐसा आता है। अब इसे दूर करने के लिए हम खास करके वो कैसे सब्सटेंस का यूज करेंगे जिसकी प्रकृति इसकी क्या होगी, विपरीत होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिहिस्टामिन यौगिक कहते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी हिस्टामिन का प्रयोग करेंगे। और ये एंटी हिस्टामिन क्या है, कोई एग्जाम्पल देखिए, डाइमेटप नाम है, डाइमेटप। इसी तरह से टर्फिनाडाइन, सेल्डिन बहुत ही कॉमन है, बाजार में इसी को देता है। नाक में सुड़सुड़ी या जिसको कहते हैं, या कॉमन कोल्ड में छींक आने लगता है, शरीर में सूत मतलब सूजन भी उत्पन्न हो जाता है हिस्टामिन के कारण, सेक्रेशन से। तो खासकर डॉक्टर जो है ऐसे सब्सटेंस का यूज करता है जो इस हिस्टामिन के सेक्रेशन को क्या कर दे, रोक दे। ठीक है, आज की सेवा समाप्त, फिर हम कल पढ़ेंगे। और आप लोग जो है बिल्कुल स्टूडेंट ध्यान नहीं दे रहे हैं, कृपया ध्यान दीजिए। ये सब टॉपिक भी हल्का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई वैल्यू ही नहीं है।